बच्चों, हम एंथैल्पी पढ़ रहे थे। एंथैल्पी किसी भी प्रक्रम को जब स्थिर दाब पर किया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन को हम डेल्टा H से प्रदर्शित करते हैं। आज हम विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा या ऊर्जा परिवर्तन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन, इसे हम अभिक्रिया एंथैल्पी भी कहते हैं। जहाँ जहाँ ऊष्मा शब्द है वहाँ पे हम एंथैल्पी शब्द भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। अभिक्रिया एंथैल्पी किसी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में प्रदर्शित ऊर्जा की उत्सर्जित अथवा अवशोषित मात्रा को हम उस अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं, या अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं, या अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। जैसे अभिक्रिया हो रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है, तो इस अभिक्रिया की ये संतुलित समीकरण लिखी हुई है। तो इस संतुलित समीकरण में जो ऊर्जा है ये 42.0 किलो जूल प्लस के साथ दिखाई गई है। जब धनात्मक चिन्ह हो तो ऊर्जा अवशोषित होगी और जब ऋणात्मक चिन्ह हो तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन है प्लस 42.0 किलो जूल, यानी इतनी ऊर्जा अवशोषित हो रही है। इसके बाद संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, यानी संभवन एंथैल्पी भी इसको हम कह सकते हैं। संभवन एंथैल्पी की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि किसी यौगिक के अपने तत्वों से मिलकर एक मोल के बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है, ऊर्जा की उस मात्रा को उस यौगिक की संभवन ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, तो इस 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में आधा मोल नाइट्रोजन और आधा मोल ऑक्सीजन लगा है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है अंक, यानी 1 माना जाएगा यहाँ पे, तो 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। इस 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में अपने तत्वों से, ये भी ध्यान रखेंगे, वो तत्वों से बनना चाहिए। तत्व किन्हें कहते हैं? जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हों। यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु हैं केवल, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के तत्व कौन कौन से हैं जिनसे बनता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनसे मिलकर के 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में 21.0 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इस ऊर्जा की इस मात्रा को इस नाइट्रिक ऑक्साइड की संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद दहन ऊष्मा, किसी पदार्थ के 1 मोल के जलने में, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जलने में, पूरी तरह से जलने में। दोबारा से इसकी परिभाषा पे ध्यान देंगे। किसी पदार्थ के 1 मोल को ऑक्सीजन के साथ पूर्ण रूप से जलाने, दहन को जलाना बोलते हैं, जलाने या दहन करने में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। दहन की क्रिया में सभी क्रियाओं में अधिकतर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी उत्सर्जित होती है। माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऊर्जा उत्सर्जन होने को। केवल कुछ 2-3 क्रियाएं हैं जिनमें अवशोषित होती है, जैसे ये वाली क्रिया, इसमें अवशोषित होना दिखाया गया है। तो 1 मोल, जैसे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 1 मोल लिया है, ये ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, 394.4 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कार्बन की दहन ऊष्मा माइनस 394.4 किलो जूल होती है। इसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन की 1 मोल नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की दहन ऊष्मा जो है ये प्लस 42.0 किलो जूल होती है, यानी हमें यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ती है बाहर से। उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण ऊष्मा, अम्ल और क्षार की जो परस्पर क्रिया होती है उसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की परस्पर उदासीनीकरण क्रिया में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जो है उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की जो उदासीनीकरण ऊष्मा होती है वो माइनस 57.1 किलो जूल होती है। ये फिक्स है। कोई भी प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षार के साथ उदासीनीकरण क्रिया होगी उसकी, और दोनों की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक होगी, तो इतनी ही ऊर्जा
उत्पन्न होगी। यदि दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है तो फिर ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा इससे कम होती है। इसके बाद विलयन ऊष्मा, हीट ऑफ सॉल्यूशन। किसी ठोस पदार्थ के 1 मोल को जल में घोलकर, एक निश्चित ताप पर जल में घोलकर, उसका मतलब पूरी तरह जल में घोलने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी या अवशोषित होगी, ऊर्जा की उस मात्रा को उस पदार्थ की विलयन ऊष्मा कहते हैं। 1 मोल ठोस को जल में घोलकर, किसी निश्चित ताप पर जल में घोलकर, कितना जो पूरी तरह से घोलेंगे, बल्कि परिभाषा में दोबारा से ध्यान देंगे, किसी ठोस पदार्थ के 1 मोल को जल में पूरी तरह से घोलने पर उत्पन्न होने वाली या अवशोषित होने वाली ऊर्जा की मात्रा को उस ठोस पदार्थ की विलयन ऊष्मा कहते हैं और ये एक निश्चित ताप पर ज्ञात की जाती है। तो जैसे है KCl ठोस अवस्था में जल में घोला तो यहाँ पे प्लस 18.6 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित हुई। प्लस का मतलब क्या है? अवशोषित हुई। और यहाँ पे जब 1 मोल कॉपर सल्फेट को जल में घोला तो इतनी 66.5 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित हुई। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है। तो इन ऊर्जाओं को, इन पदार्थों की विलयन ऊष्मा कहते हैं। एक बात और ध्यान देंगे, इन जितनी भी संभावन ये ऊष्माएं लिखी हैं इनको हम मोलर ऊष्माएं भी बोलते हैं। मोलर क्योंकि 1 मोल पर ये ज्ञात की गई हैं। और इनको मानक ऊष्माएं भी हम कहते हैं। जैसे हम इनके साथ मानक शब्द भी जोड़ सकते हैं, मानक संभवन ऊष्मा, मानक दहन ऊष्मा, मानक उदासीनीकरण ऊष्मा, मानक विलयन ऊष्मा। मानक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्टेट में यानी निश्चित ताप और दाब पर ये और 1 मोल पर ज्ञात की जाते हैं। फिक्स कर दिया कि 1 मोल के लिए है और निश्चित ताप और दाब पर ये यानी कमरे के ताप और दाब पर ये ज्ञात की जाती हैं। जो एक वायुमंडलीय दाब होता है हमारा सामान्य दाब, कमरे का जो ताप होता है उसी पर ज्ञात की जाती हैं। तो इसलिए इनको हम मानक बोलते हैं, यानी कुछ स्टैंडर्ड स्थितियों में इनको ज्ञात करते हैं। इसलिए इनको मानक शब्द भी इनके साथ जोड़ते हैं या मोलर शब्द भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऊष्माएं 1 मोल के लिए ज्ञात की जाती हैं। तो इनको हम मोलर शब्द, जैसे हम कह सकते हैं मोलर संभवन ऊष्मा, मोलर दहन ऊष्मा, मोलर उदासीनीकरण ऊष्मा, मोलर विलयन ऊष्मा। तो मतलब एक ही है। तो इनको ध्यान में रखेंगे। इसके आगे कल बताऊंगा। आज इतना ही।